तो चलिए आज बात करते हैं मुगल दौर के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक अकबर की। एक ऐसा शासक जिसके नाम के साथ आज भी महान जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक 13 साल का लड़का जिसका जन्म तक निर्वासन में हुआ वो हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम इन 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। मतलब अकबर के शुरुआती दिनों से लेकर उसकी विरासत तक हर पहलू को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, जहां अकबर के सामने सबसे पहली चुनौती थी अपने तख्त को बचाना, अपनी नींव को मजबूत करना। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दिखाती है कि अकबर का शुरुआती जीवन कितना उथल-पुथल भरा था। सोचिए, 1555 में हुमायूं दिल्ली वापस तो आ गए, लेकिन बस 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई और अचानक एक 13 साल के लड़के के कंधों पर एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी आ गई। और हाँ, यहीं पर पानीपत की दूसरी लड़ाई बहुत अहम हो जाती है। ये सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना के खिलाफ एक ऐसी जीत थी जिसने उस युवा सम्राट के शासन पर मोहर लगा दी। यहीं से मुगल सल्तनत की नींव सही मायनों में मजबूत हुई। तो जब नींव मजबूत हो गई, तब वक्त था साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का, और इसके लिए अकबर ने एक के बाद एक कई बड़े सैन्य अभियान शुरू किए। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ इलाके नहीं हैं। इनमें से हर एक जीत ने मुगल साम्राज्य को और ताकतवर बनाया, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सामरिक तौर पर। इन विजयों के जरिए अकबर ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत और उसके बाहर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर जीत आसानी से मिल गई। हल्दी घाटी का युद्ध इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि अकबर को अपने साम्राज्य को फैलाने में कितनी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई राजपूतों के साहस और उनके प्रतिरोध की भी कहानी कहती है। अब कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अकबर ये समझ चुका था कि सिर्फ तलवार के दम पर इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने कुछ बहुत ही नई और अलग नीतियां अपनाईं। और यहीं पर आता है एक बड़ा बदलाव। अकबर से पहले के शासकों का तरीका था संघर्ष करना, लेकिन अकबर ने गठबंधन बनाने का रास्ता चुना, खासकर ताकतवर राजपूत रियासतों के साथ। अकबर की राजपूत नीति को एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। उसने दुश्मन बनाने के बजाय वफादार दोस्त बनाए। उसने राजपूतों के सम्मान और उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपने प्रशासन का एक अहम हिस्सा बना लिया। इससे मुगल साम्राज्य को वो स्थिरता मिली जो पीढ़ियों तक कायम रही। दरअसल इन सब नीतियों के पीछे अकबर की एक बड़ी सोच काम कर रही थी, सुलह-ए-कुल। इसका सीधा सा मतलब था सबके साथ शांति। ये उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का आधार था, जिसका मकसद था अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाना। और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं था, इसे अमल में भी लाया गया। अकबर ने पहले तीर्थ यात्रा कर हटाया और फिर गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर भी खत्म कर दिया। ये एक साफ संदेश था कि साम्राज्य में सभी लोग बराबर हैं। अकबर की दिलचस्पी अलग अलग धर्मों को समझने में बहुत गहरी थी, और इसी का नतीजा था इबादत खाने की स्थापना। वो सिर्फ सहनशील नहीं था, बल्कि वो सच की तलाश में था। यहाँ होने वाली बहसों ने ही आगे चलकर उसकी सोच को और भी ज्यादा मजबूत किया। देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ अच्छी नीतियां काफी नहीं होती, इसके लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की भी जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं उन सुधारों की जिन्होंने साम्राज्य को असल में स्थिरता दी। और यहीं पर आती है मनसबदारी प्रणाली, जो मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। ये एक ही साथ सेना और प्रशासन दोनों को चलाने का एक बहुत ही अनोखा और कुशल तरीका था। इसने काबिलियत को खानदान से ज्यादा तवज्जो दी गई। अब ये जात और सवार क्या चीज है, इसे समझना बहुत आसान है। जात से किसी अधिकारी का पद और उसकी सैलरी तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे अपनी कमान में कितने घुड़सवार रखने हैं। इससे पूरे सिस्टम में एक स्पष्टता बनी रहती थी। राजा टोडरमल की दहसाला प्रणाली भी एक बहुत बड़ा सुधार थी। इससे किसानों और सरकार दोनों के लिए लगान का अनुमान लगाना आसान हो गया और एक स्थिरता आई। साथ ही साम्राज्य को सूबों और जिलों में बांटकर सूबेदार और दीवान जैसे अधिकारियों की नियुक्ति ने स्थानीय स्तर पर शासन को बहुत आसान बना दिया। अच्छा, जब एक साम्राज्य में अमन
और पैसा दोनों हो तो कला और संस्कृति को तो फलना फूलना ही है। तो चलिए अब अकबर के दौर की सांस्कृतिक विरासत पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आप शासक को और उसकी सोच को, जो पत्थरों में उकेरी गई, एक साथ देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा शहर बसाना हो या आगरा का किला और बुलंद दरवाजा बनवाना, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये अकबर की ताकत और उसकी दूर की सोच के सबूत हैं। और इस सांस्कृतिक माहौल का दिल था अकबर का दरबार, जो अपने नवरत्नों के लिए मशहूर था। अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, इन सब ने मिलकर अकबर के दरबार को उस वक्त के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बना दिया था। तो इन सब का सार क्या है? आखिर में अकबर ने अपने पीछे क्या छोड़ा? चलिए अब उसके असर और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है। उसने सिर्फ एक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि उसे चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा और एक सबको साथ लेकर चलने वाली सोच भी दी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि अकबर की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? वो जमीन जो उसने जीती या वो सोच जो उसने दी? एक ऐसे हिंदुस्तान की सोच जहां अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं।